हेलो फ्रेंड्स, तो डेट है आज की 20 अगस्त 2020 और gkmonk.com के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे और जैसे कि हम लोग प्रीलिम्स वाले फैक्ट में भी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, प्रीलिम्स से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, वैसे ही इसमें भी हम लोग जैसे मेंस का क्वेश्चन तो देता ही था आपको, लेकिन अब इसके अंदर मैं आपको डायरेक्टिव्स भी दूंगा कि अगर मेंस के क्वेश्चन आप उसको अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उसके अंदर किस किस सब हेडिंग्स के अंदर आप क्या क्या लिख सकते हो। सब हेडिंग्स तो अगर मैं बता देता हूँ तो उसके बाद उसके अंदर फॉर्डर पॉइंट तो आप इस आर्टिकल से निकाल के लिख ही सकते हो। दूसरी बात ये कि इस आर्टिकल में भी अब पहले हम लोग क्या करते थे कि मतलब ज़्यादा बड़ा बड़ा पैराग्राफ होता था तो उससे क्या होता है रिवीजन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो अब हम लोग क्या है शॉर्ट शॉर्ट लाइंस यूज़ करेंगे और उसको क्या है कि आप रिवीजन अगर करना चाहो तो बिल्कुल 5 से 6 मिनट के अंदर जब भी चाहो आप अपना निकाल करके इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल जो है वो सीनो इंडिया रिलेशनशिप के ऊपर में। सीनो मतलब चाइना होता है। चाइना, रशिया और इंडिया, इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर है और ये जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। ये एक इंडिया नेबरहुड कंट्रीज जो आपका टॉपिक है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी, तो ये पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। इशूज एंड ऑटोनॉमी एंड ग्रेडेड ऑटोनॉमी, ये जो है पेपर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन वाले जो टॉपिक है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके अलावा एसे में भी बहुत ज़्यादा ऐसा संभावना बन रहा है, बहुत लोग का ऐसा कहना है कि एसे में भी ये चीज़ आ सकता है बिकॉज एजुकेशन के ऊपर में हर साल और वुमेन इश्यूज़ के ऊपर में हर साल एक ना एक मतलब अल्टरनेट करके ऐसा ऐसे का कोई ना कोई टॉपिक आता ही रहता है। तो एनईपी के बारे में इन एंड आउट आपको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद लास्ट में हम लोग नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी ऑन पीएम केयर फंड, तो देखिए पीएम केयर फंड के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आदेश आ चुका है। तो अब हमने जब इतने दिन तक इसके बारे में डिस्कस करा है तो लास्ट में जो वाइंडिंग पॉइंट्स क्या निकल के आ रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करना तो बनता ही है। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं हम लोग, आपको पता ही है, जो नए बच्चे हैं उनको बताऊं कि द हिंदू 365 सर्च बार में जाकर के अगर आप सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर में तो gkmonk.com आपको सजेस्ट होगा, फिर वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट आर्टिकल हम लोग शुरू करते हैं। गवर्नमेंट मस्ट नॉट स्टॉल क्वायरीज रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ पीएम केयर फंड। अभी देखिए ये तो इंट्रोडक्शन आपको पता है कि जैसे कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन पीएम केयर्स, ये जो एक स्कीम आया था उसके अंतर्गत पूरे इंडिया भर से लोगों ने चंदा इकट्ठा कर करके उसके अंदर डाला था। इनफैक्ट जो सरकारी ऑफिसेज हैं वहाँ से भी चंदा कट करके और मतलब सैलरी से पैसे कट करके और इसके अंदर डिपॉजिट करवाया गया। इनफैक्ट यूपीएससी के भी एक सर्कुलेशन आया था जो अभी कुछ दिन पहले जब उन्होंने डेट बढ़ाया था, उसमें जो सर्कुलेशन नोटिफिकेशन उसके नीचे उन्होंने खास करके लिखा था कि हमारे अगले 11 महीने की जो सैलरी है मार्च 2021 तक, तो उस वहाँ उस समय तक में हर महीने कुछ ना कुछ पैसे, पता नहीं कितना परसेंटेज था, उतने परसेंट हमारा सैलरी से कट होके और पीएम केयर फंड में जाया करेगा। तो इतने जो मास जो सबमिशन हुआ तो उसके बाद फिर बाद में आरटीआई लगाया गया कि कितना पैसा जमा हो गया है और ये पैसा कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो ये पता चला आरटीआई का जवाब में कि हम इस चीज़ को नहीं बता सकते हैं। आरटीआई वालों ने कहा कि हम इस चीज़ को नहीं बता सकते बिकॉज ये चैरिटेबल ट्रस्ट है। ये कोई सरकारी मतलब वो नहीं है, संस्था नहीं है जिसका हम लोग आरटीआई, जैसे आपको पता होगा आरटीआई आप राइट टू इन्फॉर्मेशन उसी को ले सकते हैं जो सरकारी हो। तो सरकारी हो तभी राइट जो है वो, प्राइवेट संस्थाओं का आरटीआई लगाना थोड़ा मुश्किल है, वो उसमें आरटीआई के एम्बिट में नहीं आता है। तो जिस वजह से इसे मना कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ गया तो सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में ये कहा देखिए अब एक किसी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए हम अभी इस पैंडेमिक के माहौल के अंदर में हम पूरा जो चैरिटेबल ट्रस्ट का जो सिस्टम है हमारे संविधान के अंदर में जो लिखा हुआ है कि उसके अंदर कौन ऑडिट करता है क्या करता है, वो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते। पीएम नेशनल रिलीफ फंड जो था पीएम एनआरएफ, वो पहले से था। अब उसके रहते हुए ये नया वाला क्यों बनाया गया ये चीज़ हमें भी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन अब जब बन गया है और इसके अंदर इतने सारे फंड जमा हो चुके हैं तो ये जो आपकी जो नेक्स्ट याचिका है कि इसमें पीएम केयर्स के अंदर जितने पैसे हैं वो पीएम एनआरएफ सॉरी एनडीआरएफ वाला जो है नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फंड, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दो। तो ये फंड डाइवर्जन तो अभी फ़िलहाल करके कोई फ़ायदा हमें नहीं लग रहा है। जो ये नेशनल डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फंड जो था पहले से ये क्रिएटेड था, आपको पता होगा।
अभी उसके बाद अब चूंकि ये पब्लिक नहीं है तो उस वजह से इसमें कैग का ऑडिट नहीं हो सकता है। जैसे आपको पता होगा कि कैग जो है वो पब्लिक रिलेटेड और पब्लिक का जहाँ पे जैसे नेशनल गवर्नमेंट का जहाँ पे पैसा लगा होता है, अगर वो कोई एनजीओ को भी पैसा देती है कुछ काम करवाने के लिए तो भी उसको ऑडिट कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट एज सच इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं था। तो हालांकि इसके जो पीएम केयर फंड के अंदर में जो चंदा इकट्ठा किया है तो उसके ऊपर नेशनल एम्बलम यूज़ किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी उसके चेयरमैन थे, और जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ये लोग सब भी थे, जो वो लोग कैबिनेट मिनिस्ट्री ही थे हमारे। तो जो अकाउंटेबिलिटी जो थी, जो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इसके अंदर, वो कहीं न कहीं ऐसा शो कर रहे थे कि वो एक मतलब ऐसा लुक लग रहा था दूर से कि ये एक पब्लिक संस्था है, भारत गवर्नमेंट की ये संस्था है। और जिस वजह से ही देखिए कि हर एक मिनिस्ट्री के अंदर से, हर एक प्राइवेट हो, पब्लिक हो, हर एक जो संस्था है उसके अंदर से लोगों ने अपना सैलरी तक भी कट करके दिया। इनफैक्ट यूपीएससी जो हम जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसमें भी जो अभी नोटिफिकेशन आया था पिछली बार कि डेट का जो एक्सटेंशन हुआ था, उसके में नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि 11 महीने तक, मतलब अगले मार्च 2011 तक, 2021 तक उनके सैलरी में से कुछ परसेंटेज जो है वो कट करके और पीएम केयर्स के अंदर जाया करेगा। अब इससे कहाँ पे क्या चीज़ खर्चा हो रहा है उसके बारे में अभी तक ब्यौरा नहीं मिला है। हालाँकि कुछ दिन पहले ऐसा कहा गया था कि 3,100 करोड़ जो है वो सैंक्शन किया गया है वेंटिलेटर खरीदने के लिए, और कुछ पैसे जो है माइग्रेंट वर्कर के वेलफेयर वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए भी दिया गया है। इसके अलावा कोई भी जो ब्यौरा है कुछ नहीं पता है कि कितना इसमें पैसा आया था और कितना जो है कि खर्च किया गया है कहाँ-कहाँ पे। तो कोर्ट ने ये चीज़ कहा कि देखिए, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उनके पास अभी रिसोर्सेज की कमी हो रही है, उनके पास अगर आपके पास ये फंड्स बचे हुए हैं तो आपको एक्सटेंड करना चाहिए वो सारे फंड स्टेट के ऊपर। और उसके बाद जो पैसे आपके पास है एटलीस्ट आप अपने जो वेबसाइट है पीएम केयर्स उसके ऊपर में ही डाल दीजिए कि कहाँ कहाँ पे किस प्रकार से खर्च हुए हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी है वो जनता के ऊपर आ जाएगी, आपको ये चीज़ मतलब जनता जो समझ जाएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि कौन कौन सा क्वेश्चन आप इसको भी डिस्कस कर सक मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हेन PNRF already existed, what was the need of PM cares fund? एक्सप्लेन। अब एक्सप्लेन जहाँ पे भी डायरेक्टिव होता है तो वहाँ पे आपको क्लेरिफाई करना होता है उस टॉपिक को, डिटेल अकाउंट में उसको फैक्ट से सब्सटेंटिएट करना होता है। बिना उसके सब्सटेंशिएशन के आपका वहाँ से कंप्लीट नहीं होगा। ये डायरेक्टिव वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग होता है और उसके हिसाब से ही उस क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग होता है, बॉडी होता है, उसको आपको लेके जाना होगा। तो आपको कैसे इसके अंदर स्टार्ट करना है, इंट्रोडक्शन में आपको सिर्फ 2 लाइन लिखना है। या तो आप पीएम केयर्स को डिफाइन कर दिए, लेकिन जब पीएम केयर्स को डिफाइन करेंगे तो पीएनआरएफ के कंपैरिजन में उसको डिफाइन करना होगा, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आप सिर्फ 2 लाइन का लिखिए, जहाँ जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे। उसके बाद बॉडी के अंदर आप कंपेयर कर सकते हो पीएम केयर और पीएमएनआरएफ का। उसके बाद इश्यूज को सब्सटैंटिएट कर सकते हो फैक्ट्स के साथ कि जैसे जो इस वाले आर्टिकल में ऊपर में हमने यहाँ पे जो जो ये सब्सटेंशिएशन जो दिया गया है कोर्ट को समझाने के लिए, जो भी जो दलील दी गई है वो सबको आप उसके अंदर लिख सकते हो। कंपैरिजन के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया है कि मोदी केयर फंड जो है और जो पीएमआरएफ जो था उसके अंदर में क्या क्या डिफरेंस था, कि जैसे 10 रुपया जो है इसके अंदर मिनिमम 10 रुपये दे सकते हैं, इसके अंदर जो है वो जो मिनिमम है वो थोड़ा ज़्यादा है, और भी जो अलग अलग जैसे इसके अंदर बहुत सारे, इसमें सीएसआर को भी इंक्लूड किया हुआ है कि जो अगर कोई इसमें अंदर टैक्स देगा अगर डोनेशन तो टैक्स से रिडम्पशन तो मिलेगा ही, ऊपर से सीएसआर को भी जो जैसे हर एक कंपनी का जो होता है, थोड़ा बड़ा कंपनी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो वो सीएसआर भी के अंदर इंक्लूड होकर के इसके अंदर डोनेशन जो है वो माना जाएगा। तो जिस वजह से भी बहुत सारे कॉर्पोरेट इसके अंदर पैसा दे रहे थे। तो इस तरह के पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड करके कंपैरिजन में अपने आंसर को सब्सटैंटिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में वे फॉरवर्ड क्या है, कि जैसे हमने लास्ट में उसमें डिस्कस किया कंक्लूजन के टाइम पे कि कैसे वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर में उसको डिस्प्ले करना चाहिए, और कुछ ऐसे प्रोविजंस करने चाहिए इसके अंदर कि जैसे जनता जो है वो चूंकि वो टैक्स पेयर है और उसके अंदर डोनेशन दी है, उसका पैसा लगा है, तो इस प्रकार से वो अपने आप को चीटेड ना फील करे। ठीक है। अब ये नोट वोट का आप ध्यान दे देना। फिर उसका नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, प्राइवेटाइजेशन वाया ग्रेडेड ऑटोनॉमी। ठीक है। ये टॉपिक हमने बता दिया, जीएस पेपर 2 से आपका जो है कि वो रिलेटेड होगा। बैकग्राउंड क्या है, एनईपी आया था कुछ दिन पहले, आपको पता है एनईपी जो आया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंतर्गत ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस जो थे उनको अब हटा करके उनको ग्रेटर ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है।
बिकॉज़ ऐसा होता था कि एफ़िलिएटेड कॉलेजेस मतलब क्या? जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, बड़ा यूनिवर्सिटी है मान लीजिए, तो उस यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएट होके बहुत सारे छोटे-मोटे यूनिवर्सिटी जो है मतलब कॉलेजेस जो है 30-35 कॉलेजेस जो है वो काम करते थे उसके अंडर में। तो उससे उनको डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवाता था। अब क्या होता था कि अब अगर कोई 1-2 कॉलेज जो है बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन 3-4-5 कॉलेज जो है वो इतनी ठीक नहीं कर रहे हैं, तो उसके वजह से वो 3-4-5 कॉलेज की वजह से बाकी जो कॉलेजेस हैं, वो भी सफ़र करते थे। जो कोई तो अब ऐसा हुआ है इसमें एनईपी के तहत क्या होगा कि अब जितना जो अच्छे कर रहे थे वो कॉलेज, उनको क्या है कि ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है, उनको सेल्फ ऑटोमेटेड बनाने की बात चल रही है। अभी देखिए ये जो कंसर्न्स है इसके ऊपर में ऑटोनॉमी के ऊपर में, ये तो हमें बहुत दिन पहले से ही पता था कि पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस जो है कितना ज़्यादा है। मतलब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे ऐसे भी हैं हमारे देश में कि झारखंड और ऐसे कोल्हान यूनिवर्सिटी में झारखंड के अंदर, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स पढ़ते थे जो कि बीटेक कर रहे थे। उनके फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर के जो पेपर्स थे उसमें वो 1-2 पेपर रह गया था। अब वो पेपर वो 4th ईयर में पहुँच गए लेकिन अभी तक वो पेपर हुआ नहीं है। फिर उसके बाद उनका मतलब ये तो ऑटोमैटिक उनका डिग्री एक्सटेंड कर गया, तो फिर क्या ही उनका डिग्री का मतलब हो गया जब एक्सटेंड करके वो आगे चल रहे हैं, कहीं भी रिज़्यूम में लगा रहे हैं, तो वो कहाँ-कहाँ पे ये सब अपना आंसर को सब्स्टैंटिएट करते रहेंगे, सर हमारी गलती नहीं थी, वो यूनिवर्सिटी का पेपर ही बाद में हुआ था। तो बहुत ज़्यादा भुगतान जो है उनको भरना पड़ता था। तो इससे क्या है ओवर सेंट्रलाइज़ जो हमारा एक यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो पहले भी बहुत बार रेखांकित किया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी के ऊपर कितना ज़्यादा बर्डन हो जाता था, बहुत सारे अलग-अलग कॉलेजेस जो उनसे एफ़िलिएशन लेते थे उनको साथ में लेकर के चलने का, उनके साथ रिसोर्सेज़ की कितनी सारी कमी हो जाती थी। वो बहुत दिन से ही ये जो मॉडल है उसको हटाने के लिए और छोटे कॉलेजेस को ऑटोनॉमी देने की बातें चल रही थी। अब इसके बाद ये जो पुश आया है ग्रेटर ऑटोनॉमी की तरफ, अब ये जो पुश था टुवर्ड ऑटोनॉमी इनको लेके जाने का, वो बहुत सारे अलग-अलग इंस्टीट्यूशन से भी आ रहा था। अलग-अलग डायमेंशंस की वजह से इनको लेकर के जाना पड़ता था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर जो फंडिंग आती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो वो हायरार्की के एवज़ में आती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, या फिर प्रोविंशियल सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, या फिर रीजनल यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई और तरीके का स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है। तो ये अलग-अलग जो इसका हायरार्की था उस हिसाब से उसके अंदर फंड्स भी आते थे और उस हिसाब से जो है अब पढ़ाई तो सब में सेम ही हो रहा है और करीब-करीब बच्चे तो सेम ही है, लेकिन फंड्स में जो डिफरेंस आता था, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अब इसके अलावा नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 की जो एक कमेटी थी, उनकी उनका ऐसा कहना था कि देखिए बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, अंडर ग्रेजुएट कॉलेज खास करके, जो कि जो एक कॉन्वॉय सिस्टम चलता है, जिसके अंदर में एक यूनिवर्सिटी होता है और उसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस जो है उसके मिल के आगे बढ़ते हैं। तो उसके अंदर में 1-2 कॉलेज की वजह से या फिर पूरे कॉन्वॉय की वजह से वो जो 1-2 कॉलेज जो अच्छा कर रहे हैं, उनको घसीट के चलना पड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, उनकी स्पीड जो है काफ़ी स्लो हो जाती है। तो जिस वजह से ग्रेटर ऑटोनॉमी जो है वो हायर बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अभी देखिए इसके बाद क्या था, तो इसके ऊपर क्या मैकेनिज़्म किया गया कि यूजीसी ने 2018 में ये कहा कि जो भी पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ऑटोनॉमी दे दिया जाएगा अगर वो टॉप 500 रेप्यूटेड वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर आते हैं, और दूसरी बात अगर वो नेशनल असेसमेंट एग्रेडेशन नैक जो एक सर्टिफिकेशन देता है कि जैसे ए ग्रेड है, दो बी ग्रेड है, जो भी आपने सुना होगा कॉलेजेस को नैक जो है वो सर्टिफाई करता है उनके परफॉर्मेंस के ऊपर में। तो नैक स्कोर के अंदर 3.26 से ज़्यादा अगर उनका स्कोर है और वर्ल्ड लेवल में उनका 500 के अंदर में अगर रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट के अंदर आते हैं, तो उनको ऑटोनॉमी जो है अवार्ड किया जाएगा और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फंड जो है वो उनको स्पेशल ग्रांट्स हमेशा की तरह मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बढ़िया तरीका था ऑटोनॉमी गेन करने का। अब जो एनईपी है उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन और ऑटोनॉमी के ऊपर क्या किया गया, अब सेंट्रलाइजेशन फीचर्स को इसके अंदर में जैसे अब सेंट्रलाइजेशन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है, और ऑटोनॉमी तो खैर बढ़ने की बात चल ही रही है कि ऑटोनॉमस कर देंगे जितने भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है उसको अगले 10-15 साल के अंदर में उनको ऑटोनॉमस कर देंगे। तो ऑटोनॉमस करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेंट्रलाइजेशन है उसके लिए उतना कुछ खास अभी काटा नहीं जा रहा है। जैसे कि अभी हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है HECI एक न्यू बॉडी बनाई जा रही है। अब ये यूजीसी को रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो अब न्यू एलियन बॉडी आ रही है, उसके अंदर क्या क्या प्रोविजंस होंगे, उसके साथ वो कैसे मर्ज करके आगे इंस्टीट्यूशंस को चलना होगा, ये एक अलग ही मतलब एक एक इशू है। इसके बाद जो कंसर्न्स आगे निकल करके आते हैं कि हायरार्की खत्म करने के लिए ऑटोनॉमी को लाना
की बात हो रही थी। लेकिन अब जो ये ग्रेडेड ऑटोनॉमी वाली जो बात है, जिसके अंदर में ऑटोनॉमी दिया जाएगा बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस को, जो अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, जो खराब कर रहे हैं एफिलिएटेड कॉलेज को खत्म कर दिया जाएगा या फिर मर्ज कर दिया जाएगा। तो अब ये अलग ही लेवल का ग्रेडेड ऑटोनॉमी निकल के आ रहा है। इसी के ऊपर कंसर्न्स है जो कि ये आर्टिकल में मुख्यतः से डिस्कस किया गया है। तो ये टोटल 5 पॉइंट है, जिसके अंदर सबसे पहले वो कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन जिसको फेज आउट कर दिया जाएगा, या फिर जो यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे मान लीजिए जो अच्छे एफिलिएटेड कॉलेज है उसको ऑटोनॉमस मिल गया, तो वो अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर और अपने नॉर्म्स के ऊपर चलेंगे। हो सकता है कि उसके अंदर में जो एडमिशन की जो फीस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रह जाएगी, क्योंकि वो अपना फीस जो है वो अपने अनुसार जो है तय करके और धरातल पर लाएँगे, जिसकी वजह से बहुत सारे मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन जो हैं, बच्चे जो हैं, वो उस वाले रेस से निकल जाएँगे, बिकॉज़ उतना वो फ़ीस ही नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, तो उसके अंदर एडमिशन ही नहीं ले पाएँगे। तो फिर कहीं न कहीं जो देश के अंदर जो एक नंबर ऑफ कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस हैं वो कहीं न कहीं कम हो जाएगा। और इसके बाद जो बहुत सारे जो कॉलेजेस मर्ज कर दिए जाएँगे, छोटे कॉलेजेस जो ठीक कर रहे हैं लेकिन उनको मर्ज कर दिए, तो वो कहीं न कहीं आपका फिर से जो एक और बड़ा स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की, ग्रेडेड ऑटोनॉमी हायरार्की वाला यूनिवर्सिटी वाला सिस्टम था, उसको आप फिर से एक जन्म दे देंगे। तो आप एक चीज़ हटाने के लिए आप फिर से और बड़ा एक जो दानव है उसको लेकर के आ रहे हैं, ऐसा राइटर का कहना है। फिर उसके बाद जो एक्सपेंसिव सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उन, और फिर प्रीमियम इंस्टीट्यूशन जो बाहर से भी आएँगे, अभी आने वाले हैं, ऐसा इसमें एनईपी में कहा गया है कि बाहर से भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिया के अंदर आएँगे। तो उनके साथ कैसा क्या सिस्टम होगा, वो भी आगे चल कर के देखा जाएगा कि ग्रेडेड ऑटोनॉमी के साथ वो कैसा क्या रिएक्ट करता है, उनका क्या समीकरण कैसा बैठता है इंडिया के अंदर में। तो ये था हमारा ये वाला आर्टिकल। अब इसके अंदर में आप मेंस का क्वेश्चन जो आज इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं कि एनालाइज द इश्यूज विद ऑटोनॉमी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन एनईपी। अभी देखिए इसको एनालाइज करना है, इसमें डायरेक्टिव वर्ड क्या है, एनालाइज। एनालाइज में क्या होता है, ब्रेक करना होता है उस क्वेश्चन के जो टॉपिक है, जैसे इसके अंदर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, तो इस वाले टॉपिक को आपको ब्रेक करना है इसके अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि आपने सुना होगा टॉपर्स को कहते हुए कि इसके अलग अलग इसको किस किस तरीके से इसको आप ब्रेक कर सकते हो, किस किस डायमेंशंस में इसके जो इश्यूज़ हैं उसको आप टच कर सकते हो, ये चीज़ आपको लिखना होता है आंसर के अंदर। तो इसमें हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में आपको जो लिखना है 2 लाइन का आप लिखो इंट्रोडक्शन, ठीक है? उसके बाद आप जब इसके अंदर आओगे हेडिंग देना अब ऊपर में कि व्हाई ऑटोनॉमी वाज़ नीडेड। अब इसके अंदर जो हमने पहले ऊपर में कंसर्न्स डिस्कस किए, यहाँ पे ये सारे टॉपिक्स जो हैं उसको आप सब हेडिंग्स कर कर के और डाल सकते हो। कुछ अगर आपने ऊपर से आपको पता है तो वो उसको आप डाल सकते हो कि क्यों हमें ऑटोनॉमी चाहिए थी। उसके बाद कंसर्न्स इन्वॉल्व, अगर ऑटोनॉमी आ जाएगी तो अभी करंट जो एनईपी स्ट्रक्चर है उसके अंदर में उनको क्या-क्या ऐसे फीचर्स इन्वॉल्व करवाए गए हैं एनईपी के अंदर में जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है या फिर आगे प्रॉब्लम होगा। और फिर लास्ट में कंक्लूजन 2 लाइन का लिख कर के और इसको अंत कर देना है। ठीक है? अब ये यहाँ पे अपना स्पेस छोड़ा है क्योंकि आप इसमें अगर चाहो तो ऊपर से समरी या फिर कुछ अगर खुद का सेल्फ नोट बनाना चाहो तो बना सकते हो। लास्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं, सीनो रशियन रिलेशनशिप एंड इंडिया। इस वाले आर्टिकल में देखिए, जैसे पहले अभी कुछ दिन पहले चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ऐसा चीज़ कहा था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए कि माय बेस्ट फ्रेंड एंड कलीग। उसके बाद रशिया चाइना के जो रिलेशनशिप हैं कुछ दिन पहले से वो भी काफ़ी ज़्यादा आजकल मधुर होते जा रहे हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि जो यूरोपियन यूनियन वाला जो पूरा एरिया है, यूरेशिया जो वाला पूरा एरिया है, उसके अंदर में रशिया चाइना को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है कि आप अपना काम कीजिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। और चाइना जो है इकोनॉमिकल पर्पसेस अपना इंश्योर करवा रहा है, अपना इकोनॉमिकली वो थोड़ा-सा वहाँ पे अपना और एक्सपैंड कर रहा है। तो ये जो एक फॉर्मल अलायंस है, इससे पूरे वर्ल्ड को प्रॉब्लम हो रही है, ख़ास करके इंडिया के अंदर, बिकॉज़ अब इंडिया जो है रशिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है और चाइना जो है वो कहीं न कहीं उसका एक कॉम्पिटिटर और दुश्मन भी है। तो जिस वजह से अगर रशिया जो हमारा फ्रेंड है अगर उसकी तरफ से हो जाएगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा आगे चल के प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अब उस सारे डायमेंशंस को इस वाले आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। गोखले साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। अब इसके अंदर जो सबसे पहला वो डायमेंशन देखते हैं, ये की ट्रायंगल। की ट्रायंगल क्या? ट्रायंगुलर पॉलिटी। ट्रायंगुलर पॉलिटी मतलब अमेरिका, रशिया, अमेरिका, चाइना, रशिया। अब देखिए अमेरिका के साथ जो प्रॉब्लम है वो चाइना का भी है और रशिया का भी है। और जिस वजह से ये 3 पिलर्स का बारे में बात करते हैं। 3 पिलर्स मतलब पीसफुल बाउंड्री, एक्सपैंडेड ट्रेड और शेयर्ड डिस्ट्रस्ट विद अमेरिकन इंटेंशंस। पीसफुल बाउंड्री मतलब एक जो ईस्टर्न चाइना है
तो वहाँ पे एक वोल्दोवॉस्टॉक जो एक जगह था, उससे जो है कि रशिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम था, जो कि पहले ये लोग अभी पीसफुल ट्रीटी करके सॉल्व कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले थोड़ा ट्विटर पे चल रहा था उसके बारे में मार, लेकिन अभी फिर भी ठीक ठाक चल रहा है उनका, हमारे इंडिया की तरह प्रॉब्लम नहीं है। तो पीसफुल बाउंड्री उनका चल रहा है। फिर उसके बाद एक्सपैंडिंग ट्रेड, अभी जैसे हमने बताया यूरेशिया के अंदर में एक्सपैंडिंग ट्रेड में लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद शेयर्ड डिस्ट्रस्ट, मतलब अमेरिका को दबाने के लिए दोनों ही काम कर रहे हैं, ठीक है। अब राइजिंग सैंक्शंस, वेस्टर्न कंट्रीज जैसे वेस्टर्न बहुत सारे कंट्रीज जो है वो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो उसके अंदर चाइना जो है रशिया को हेल्प कर रहा है, और चाइना का इतना मासिव जो एक एक इकनॉमी है, एक उसका जनता है, और इंडिया जो है रशिया के साथ है ही, तो उसके लिए रशिया के लिए मार्केट का कमी नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना से कॉम्प्रोमाइज़ कर ले रहा है। फिर उसके बाद ऑयल ट्रेड, अब रशिया के पास बहुत बड़ा ऑयल ट्रेड है, ऑयल का एक खजाना है, तो उसको कहीं न कहीं तो खपत करना है उसको। अभी कुछ दिन पहले जब रिसेशन आया था, जैसे अभी भी कोविड-19 चल रहा था, कुछ ही महीने पहले रशिया ने अपना पूरा जो ऑयल उसका खपत ही नहीं हो रहा था इतना, तो क्या करता? फिर उसके बाद वो पूरा समुद्र में बहा दिया उधर, साइबेरिया तरफ में। तो इतना ज़्यादा उसके पास ऑयल है, तो उसको कहीं न कहीं तो उसको लेके जाना है। अब उसके ऊपर सैंक्शन है बहुत जगह पे, तो वो उसको कहाँ पे वो खर्च करेगा? तो इसीलिए वो ईरान, चाइना, इंडिया ये सब से जो है कि वो अपना टाई अप बना कर के चलता है, जिसमें उसको चाइना काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। अभी आगे देखिए कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। अब यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ कुछ मिड ऑफ दिस सेंचुरी, प्रीवियस सेंचुरी, तो उसके से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो गया? सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो गया चाइना को, बिकॉज़ हमने ऐसा कुछ, मतलब बाकी के देशों ने ऐसा कुछ मतलब एज्यूम नहीं किया था, लेकिन फिर भी जब रशिया को बाकी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका मिलकर के दबा रहे थे, तो इसमें साइड से चाइना ग्रो कर रहा था। और इसी की वजह से जो स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल जो बनता है रशिया और चाइना के अंदर में, तो वो रशिया, चाइना और वेस्टर्न एक्शंस के ऊपर में वो काफ़ी ज़्यादा चाइनीज़ की तरफ में झुका हुआ है। बिकॉज़ देखिए कि जब चाइना अभी जब ग्रो कर गया है, तो रशिया को ये चीज़ पता, अब चाइना को ये चीज़ पता है कि देखिए डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर, तो हमें रशिया से उतना ज़्यादा अभी खतरा है नहीं, क्योंकि उसका वर्ल्ड में उतना बड़ा से है नहीं जितना होना चाहिए था और जितना पहले था। हाँ, ये ठीक है कि उसके पास अभी भी जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और चाइना भी कहीं न कहीं उससे ही इम्पोर्ट करवाता है, बहुत सारे डिफेंस के जो मटेरियल्स है वो वहाँ से लेता है। हम तो इंडिया तो लेते ही, चाइना भी लेता है। जिस वजह से जो रशिया और चाइना के बीच में ट्रेड है वो करीब-करीब डबल हो चुका है, करीब-करीब डॉलर 108 बिलियन हो गया। इस बीच में जो रशिया के अंदर जो चाइनीज़ करेंसी है, पहले 1% हुआ करता था सेंट्रल बैंक, रशियन सेंट्रल बैंक के अंदर चाइनीज़ करेंसी, अब जो है वो 13% हो गया इतने ही साल के अंदर में। इकोनॉमिकल असर्टिवनेस भी बढ़ गया है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोइंग स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस जो है इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस मतलब चाइना बहुत सारा ऐसे जो स्ट्रैटेजिक जो डिफेंस वाले मटेरियल्स है वो खरीद रहा है। इसके अलावा वो लोग जो है कि आगे चल कर के अभी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी करने लग गए हैं। तो इससे क्या होगा कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन और सोफिस्टिकेटेड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस की वजह से इन दोनों के बीच में जो काफ़ी बढ़िया एक जो है कि कोऑर्डिनेशन बढ़ गया है, और थर्ड कंट्रीज़ में भी ये लोग जो है अब जा कर के अपना जो कोऑर्डिनेशन है उसके उसके बदौलत वहाँ पे भी काम करना शुरू कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ईरान, अब जहाँ-जहाँ सैंक्शन लगा रहा है यूएसए, वहाँ-वहाँ पे उनका थर्ड कंट्री हो जा रहा है। वो जा रहे बोल रहे हैं कि तुम्हारा भी दुश्मन अमेरिका, मेरा भी दुश्मन, और फिर ये लोग दोनों एक साथ में तीनों काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक पावर गैप थोड़ा बहुत आ रहा है। कहीं न कहीं चाइना जो है रशिया के कंधा पे बंदूक रख के चला रहा है, और कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है। अब ये चीज़ रशिया को भी पता है। रशिया को भी पता है कि अगर चाइना को हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस देंगे, तो रशिया कहीं न कहीं अपने आप को यूरेशियन, मतलब ये समझता है वो खुद अपने आप को, और वर्ल्ड भी कहीं न कहीं समझता है कि रशिया भी वर्ल्ड पावर है तो सही अभी भी। बिकॉज़ उसका डिफेंस का कैपेबिलिटी इसका इतना बढ़िया है, जिस वजह से वर्ल्ड समझता है कि रशिया की क्या पावर है अभी भी। और रशिया कभी नहीं चाहेगा कि यूरोशियन ये सब अरेंजमेंट के अंदर में चाइना को उससे ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल जाए। तो ये दोनों जो है इस वाले चीज़ से तो अवेयर है ही, और चाइना कहीं न कहीं इस चीज़ पे मतलब दबे पाँव ही सही, लेकिन आगे बढ़ रहा है कि कहीं हम आगे बढ़ जाएँ। लेकिन रशिया को इस चीज़ का अवेयरनेस है कि चाइना कितना बड़ा थ्रेट साबित हो सकता है। लेकिन दोनों एक साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ यूएस हेजेमोनी की वजह से हैं, बिकॉज़ यूएस लेड जो हेजेमोनी है उसके वजह से दोनों का एक कॉमन कॉज़ हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों की एक-दूसरे की ज़रूरत है, और जिस वजह से वो दोनों हट नहीं सकते हैं। अब ये आप कैसे कह रहे हो सर कि इसके बीच में प्रॉब्लम चल रहा है, ये दोनों तो काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, जैसे हमने ऊपर भी आर्टिकल में देखा। तो देखिए 3 कारण हैं जो राइटर कहते हैं, 3 कारण हैं जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट है चाइनीज़ और रशियन के बीच में। सबसे पहला क्या है? चाइनाज़ राइज़ डिस्कम्फर्ट
अमंग सम रशियंस। अब रशिया रशिया के अंदर जो व्लादिवोस्टॉक है, मैप में दिखाई देते हैं, जो 2-3 बार जब बात हो गई है, ये देखिए इस जगह पे है व्लादिवोस्टॉक, ये पूरा रशिया है यहाँ पे इधर, और ये चाइना है। तो पहले जब किंग डायनेस्टी था तो ये पूरा एरिया इस जगह से पूरा ये चाइना के अंदर ही आता था, इधर साइड में ये व्लादिवोस्टॉक है, बिल्कुल यहाँ पे। अब अभी जो है फिर बाद में वो जो रशिया जो है उसको इसको हथिया लिया, बाद में आगे चल करके जो है कि चाइनीज़ का एरिया पूरा हथिया लिया। तो इसके बीच में इनके बीच में वॉर भी हुआ था एक टाइम पे, और फिर काफ़ी लोग भी मरे थे दोनों साइड से, लेकिन रशिया जीत गया था, और रशिया जो है उस टाइम से ये अपना एरिया समझता है। लेकिन इस जगह पे बहुत सारे चाइनीज़ अभी भी रहने आ गए हैं। अब रशिया इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहता, बिकॉज ये जो पोर्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रशिया के लिए। बिकॉज ये देखिए कि इधर जो है कि साइबेरियन एरिया जो है ये पूरा ठंड के टाइम पे ये सालों भर ये जो पूरा एरिया जो पोर्ट है ना, इतना बड़ा सा इनका जो आपको दिख रहा है, अगर सी पोर्ट है जो है, ये पूरा सालों भर चालू नहीं रहता, बिकॉज ठंड के टाइम पे ये पूरा यहाँ पे जो सी है वो पूरा फ्रीज हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पे शिप्स जो है वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे इस जगह पे जापान के पास में व्लादिवोस्तोक वाला एरिया, यहीं पे ये लोग जो है कि शिप अपना चालू रखते हैं, बिकॉज ये करीब करीब सालों भर यहाँ पे पोर्ट जो है पानी जो है वो गीला ही रहता है, वो आपका जमता नहीं है। तो जिस वजह से यहाँ पे ये एरिया भी और ये सिटी भी काफ़ी ज़्यादा अभी डेवलप हो चुका है टाइम के साथ, रशिया के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे जापान है, फिर ये फिर यू अब आपको ये पता ही कि साउथ चाइना सी के अंदर में जितने सब सारे कंट्रीज़ हैं, ये सब भी कितना ज़्यादा मतलब आज के डेट में ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। उसके बाद इंडिया से भी जो है यहाँ शिप जाती है अभी चेन्नई से, तो ये भी व्लादिवोस्तोक की तरफ ही जाती है, और हम लोग अभी न्यू ट्रेड लाइन भी इस जगह से मलेशिया के पास से घुस करके और फिर यहाँ व्लादिवोस्तोक का बनाने की बात चल रही है, जिसके ऊपर कुछ दिन पहले हमने भी आर्टिकल पे डिस्कस किया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एरिया रशिया के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे चाइनीज़ आजकल रहने लग गए हैं, तो ये रशियन को ठीक नहीं लगता है कि यहाँ पे चाइनीज़ आकर के रह रहे हैं, बिकॉज पहले भी यहाँ पे चाइनीज़ कहीं ना कहीं दबे मुंह इस चीज़ को बताते हैं। और कुछ दिन पहले जब वो रशिया उस चीज़ का सालगिरह मना रहा था, तो जानबूझ के पूरे वर्ल्ड ओवर में जितने भी डिप्लोमेट्स थे रशिया के, उन्होंने ये ट्वीट करा था कि हम जो जितने भी साल हुआ था, शायद 108 या पता नहीं कितना साल हुआ था, तो वो जो उसको मिला है व्लादिवोस्तोक, उसका वो लोग सालगिरह मना रहे थे। तो जितने भी डिप्लोमेट्स चाइनीज़ हैं वर्ल्ड ओवर, इनफैक्ट जो न्यूज़पेपर के एडिटर्स भी जो हैं चाइना के अंदर में, वो इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध किए थे ट्विटर के ऊपर में ही। तो ये कहीं न कहीं इन दोनों कंट्री को पता है कि ये जो एक दुखती नर्व है, जिसके ऊपर कभी भी एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है आगे चल कर के। उसके बाद एडवांटेज चाइना इन ट्रेड। अब इसके बाद क्या है, जो चाइना और रशिया के बीच में ट्रेड होता है, उसमें रशिया जो है वो अभी हायर टेक्नोलॉजी वाला जो सामान है वो चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है, और चाइना की तरफ और चाइना क्या मंगवाता है उधर से रशिया से, तो वो रॉ मटेरियल और ये सब और वो सब जो शेल गैसेस ये सब मंगवाता है। तो चाइना को भी कहीं न कहीं डर है कि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर रशिया से शेल गैस और ऑयल सब परचेज़ करने लग गए, तो कहीं हम लोग इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना हो जाएँ रशिया के ऊपर में। इसके बाद इकोनॉमिक डिपेंडेंसी, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर में जैसे रिलाय इतना ज़्यादा कर चुके हैं, रिलेशनशिप उन दोनों का ऐसा रिलाय हो चुका है, जैसे कि अभी रशिया जो है कि वो चाहता है कि एनर्जी जो डिपेंडेंसी है चाइना का वो और ज़्यादा बढ़ जाए रशिया के ऊपर में, लेकिन चाइना भी इस चीज़ को समझता है बहुत बढ़िया तरीके से कि उसको किसी के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना है। तो जिस वजह से वो क्या करता है, अभी जितने भी रशिया से ऑयल और गैस लेकर के आता है, वो चाहता है कि उसको ईस्टवर्ड जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनके तरफ उसको डाइवर्ट कर दे, चाहे वो शिप से चाहे पाइपलाइन से उसको डाइवर्ट कर दे। और फिर रशिया जो है, ये चीज़ रशिया को भी पता है कि हम कितना भी फाइनेंसिंग, हमें फाइनेंस चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड में ज़्यादा वो ट्रेड कर नहीं सकते हैं। अभी देखिए 2-3-4 ऐसे ब्रांड है बस, खाली वोडका और ये सब को छोड़ के आप कोई सा भी रशियन ब्रांड मार्केट में नहीं देखोगे। तो इस वजह से रशिया को एक मार्केट चाहिए, उसको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस चाहिए, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस होने के लिए वो किसी अपना सोवरेनिटी को सेक्रीफाइस नहीं करेगा, अपना वर्ल्ड का जो एक जो उसका दबदबा है उसको वो सेक्रीफाइस कभी भी नहीं करना चाहेगा। जिस वजह से जो भी उन दोनों के बीच में जो अभी डिपेंडेंसी चल रहा है वो इतना भी ज़्यादा गहरा नहीं है कि जिससे इंडिया को या फिर पूरे वर्ल्ड को चाइना और रशिया के टाइज को इतना गहरा समझना चाहिए, ऐसा राइटर कहते हैं। तो इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, बिकॉज रशिया भी जो ये सोचता है कि एक मल्टीपोलैरिटी होना चाहिए वर्ल्ड ऑर्डर में, कोई एक मोनोपोलैरिटी, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी जैसे रशिया और चाइना जो यूएसए और चाइना लड़ रहा है कि
वो मैं बड़ा या फिर तू बड़ा, तो उसके ऊपर में अभी फ़िलहाल इंडिया को इस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए कि कैसे हमारे और रशिया के जो कंसर्न्स है चाइना के खिलाफ, जो अभी फ़िलहाल कॉमर्शियली मोटिवेटेड रशिया जो है वो चाइना को ऐसा उस नज़र से नहीं देख रहा है जिस नज़र से हम उसको देखते हैं। तो एक मैच्योर डिप्लोमेटिक वे से इस चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए और पॉलिटिकली रिलायबल और ट्रस्टवर्दी डिफेंस सप्लायर जो रशिया है हमारे साथ, इंडिया के साथ जो उसके रिलेशनशिप है, उसको और भी बढ़िया जो है कि डायरेक्शन देने की फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट में इंदिरा गांधी का एक कोट करते हैं कि जैसे गार्डन ऑफ फ्रेंडशिप लाइक ऑल अदर गार्डन मस्ट बी कंसिस्टेंटली टेंडेड। तो ये आप ऐसे में यूज़ कर सकते हो, वैसे आंसर राइटिंग में कोट्स का यूज़ नहीं करते हैं। तो हैव ए नाइस डे। आज का बढ़िया रहा, कैसा रहा आपको बताइएगा और आंसर्स को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा। कहाँ अगर आपको भेजना भी चाहे अगर आप आंसर्स को तो भेज सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कहाँ पे भेजना है और टेलीग्राम चैनल पे भी लिख दूंगा उस चैनल का जो लिंक है उस चीज़ का। हैव ए नाइस डे।